गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास हिस्ट्री लेसन थर्ड पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक हमारा जाति और सामाजिक गतिशीलता। तो ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। ब्राह्मणी सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहां मात्र 4 थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वास्तव जहां किसी भी ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदायों में आमना सामना हुआ, उदाहरण के लिए जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार है, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। ये जातियां जो एक ही जीविका व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद है, जैसे कि मदसौर से मिला अभिलेख। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, जो मूलतः लाट प्रदेश के निवासी थे, वहां से मदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधुओं के साथ संपन्न की। उन्होंने वहां के राजा की महानता के बारे में सुना था, वे उसके राज्य में बसना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी, कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त चीज़ों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि 4 वर्णों के परे एकीकरण। तो उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणी विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख में आता है तो उन्हें कई बार चित्रित असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांत में बसने वाले लोगों के हैं, जिनके लिए शिकार, कंदमूल इकट्ठा करना और जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। यस, आखेट करना, शिकार करना, पेड़ पत्तों से छाल इकट्ठी करना, पत्तियां, गोब वगैरह, फल फूल जो भी। निषाद वर्ग जिससे एकलव्य जुड़ा हुआ माना जाता था। निषाद मतलब लोअर कास्ट, इसी का एग्जाम्पल है। युवांतर पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे, जिन्हें मलेच्छ कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था, किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमें कि 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे, साथ ही उन्हें समाज के कुछ वर्णों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैषम्य को भी अधिक प्रखर बना दिया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म, खासतौर से वे अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत, पवित्र थे। अपने को पवित्र मानने वाले लोगों को अस्पृश्य से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। पवित्रता से इस पहलू के ठीक विपरीत कार्य करते थे, जिन्हें खासतौर से दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि और मर्द पशुओं को छूने वाले को चंडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। वे लोग जो समय को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे। इन चंडालों का स्पर्श, जहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्र कार्य मानते थे। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है
और उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र, लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मर्तकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा वधिक के रूप में भी कार्य करना होता था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु का फाइसियान लगभग 5th सेंचुरी ईस्वी का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिन्हें अन्य जन उन्हें देखने के लिए दोष से बच जाते थे। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि जो चंडाल होते थे उनके दर्शन नहीं करते थे, इसलिए वो कुछ लकड़ी से आवाज़ करते रहते थे। सभी लोग अपने घरों का दरवाज़ा बंद कर लेते। एक और चीनी यात्री सेवेंग त्यांग लगभग 7वीं सदी ईस्वी में आया है, जो कहता है कि अधिक सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। ब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चंडालों के जीवन का विश्लेषण करके अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चंडालों का जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया है कि क्या चंडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया है। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथ में हुए चित्रण में समानता है, परंतु कभी कभी हमें यह भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है। तो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। यदि आप जो हमारा लेसन 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन, खेतिहर, मजदूर है, शिकारी है, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक, राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्थान पर इस बात पर निर्भर करते हैं कि आर्थिक संसाधनों पर कितना नियंत्रण था। हम विशेष संदर्भ में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय थे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडव के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को ध्रुत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस ध्रुत में स्वर्ण, हस्त, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य, अपनी प्रजा को संपत्ति, अनुजनों और फिर समय को दाव पर लगाकर गवा बैठे। इसके उपरांत उन्हें पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दाव पर लगाया और उसे भी हार गए। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे पर कहानियों में वर्णित है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियों का पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों का स्त्रियों का स्वामी माना जाता था। स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने मूल्यवान बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती थी। आपने यह धनाढ़े वाटाकर माहिनी प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा है, किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेख एवं साहित्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ण की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी, भूमि, पशु, धन पर पुरुषों का ये नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई। थैंक यू। बस आज इतना ही।